ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की, और ये संविधान की क्लास जो है आपके लिए सुपर ट्रेड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी इसे कहते हैं, लेखपाल, आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आगामी परीक्षा जो भी आपकी होगी, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आगे शुरू करने से पहले आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ज्यादा से ज्यादा भाई जो है शेयर करो, कमेंट करो, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरा उत्साह बढ़ाओ, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि मैं क्लास कैसे ले रहा हूँ। ठीक, ओके फ्रेंड्स, मानस जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नागरिकता, तो सबसे पहले ये जानना है कि नागरिकता भारतीय संविधान, देखिए नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। इसमें है भाग 2 में नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में, या ये इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक, भाग 2 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है। 1 से 4 तक क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 1 से 4 तक है। इस पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ये भाग 1 में है। इसमें है भाग 1 में, ठीक, हाँ, भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब हम जिस पर चर्चा करेंगे वो भाग 2 है। और अनुच्छेद कब से कहां तक है? अनुच्छेद है हमारा 5 से 11। तो भाग 2 के 5 से 11 अनुच्छेद तक हम नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है नागरिकता संबंधी प्रावधान, क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम एकदम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक बढ़ती है, ये भी पता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में जो नागरिकता की विशेषता है वो भारत में केवल एकल नागरिकता की विशेषता, अर्थात आप यदि यूपी के सिटीजन हैं तो आप जो है पूरे भारत के सिटीजन हैं। अब तक एक राज्य था जिसकी सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती थी, उसकी नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी। कौन सा राज्य था वो? अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर। अब क्या हुआ कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक हो गए हैं। अब आपको वहां रहने बसने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम भारत के नागरिक हैं, न कि केवल यूपी के नागरिक। हम पूरे भारत के नागरिक हैं। सिटीजनशिप जो हमको मिली हुई है वो पूरे भारत की मिली हुई है। ठीक, तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता का प्रावधान है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे देश में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये जो ब्रिटेन है यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। और यूएसए में कैसी है? दोहरी नागरिकता। कैसी है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ क्या है? एक व्यक्ति जो किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हाँ, देखिए अब हम नागरिक कहते किसे? ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए हम नागरिक कहेंगे किसे? तो नागरिक हम उसे कहेंगे जिस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे? उसको जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, राजनीतिक अधिकार, और उसको आर्थिक अधिकार, और उसको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार 2 दिया गया। हम उसे, उस व्यक्ति को जो है सिटीजन कहेंगे। सिटीजनशिप उस व्यक्ति को मिल गई, तो मिलने का मतलब है कि उसे हमारे देश की राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हो गए। भाई ये बताओ कि राजनीतिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएगा, या सभी लोग बताओ, अगर आपको पता हो कि राजनीतिक अधिकार एक लाइन में मैंने चर्चा किया है, प्रस्तावना में चर्चा किया। अब आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए कि राजनीतिक अधिकार किसे कहते हैं। प्रस्तावना में मैंने चर्चा किया है, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दोनों पर मैंने चर्चा किया है, सामाजिक अधिकार, सारे अधिकारों पर मैंने चर्चा किया है।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सारी चीजें बताया है। राजनीतिक अधिकार, अगर आप लोग तरफ से उत्तर नहीं आ रहा, मैं ही बता रहा हूं। मैंने बताया था कि राजनीतिक अधिकार को 2 शब्दों से आप एकदम परिभाषित कर सकते हो। एक चुनने का अधिकार और दूसरा चुने जाने का अधिकार। क्या? चुने जाने का अधिकार। अर्थात जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या होना चाहिए? चुनने का अधिकार होना चाहिए और चुने जाने का अधिकार होना चाहिए। दोनों अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। तो चुनने का अधिकार अर्थात अपनी हम मनपसंद की सरकार, मनपसंद की नौकरी, मनपसंद का खाना, मनपसंद का मकान, चुनने का अधिकार हमें होना चाहिए। ठीक है, अपनी मनपसंद का, और स्वयं उस पर चुने जाने का भी अधिकार होना चाहिए। अर्थात अगर हम सारे नियम और कानूनों का पालन कर रहे हैं तो हम उस पर जो है पद पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। और आर्थिक अधिकार में क्या है? किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, ऐसी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का धर्म, जात, लिंग, स्थान, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि आर्थिक व्यवसाय, जैसे होटल खुला है, होटल में जो है इसमें फला वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते हैं। बल्कि क्या आ सकता है? होटल हर कोई खोल सकता है और होटल में हर कोई क्या कर सकता है? खाना खा सकता है। ठीक है, होटल में हर कोई खाना खा सकता है और होटल हर कोई खोल सकता है। ऐसा अधिकार होना चाहिए जो। ठीक, सरदार जी, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका रजिस्ट्रेशन आज ही हुआ या कल हुआ, आज आपकी क्लास कंटिन्यू कर दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरदार जी। ठीक, आइए चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम ऐसे व्यक्ति को नागरिक कहेंगे जो राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के अधिकार को क्या करते हैं? रखते हैं, सिटीजनशिप। अब आइए आगे थोड़ा देखते हैं। व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई भी है। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति, कितने प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की गई है? कितने प्रकार का, ये देखते हैं यहाँ पर। एक नागरिक है, एक शरणार्थी है, एक विदेशी है, एक राज्य विहीन है, स्टेटलेस है। आइए हम देखते हैं इनकी कैसे कैसे चर्चा होती है और कौन कौन व्यक्ति हैं भारत में। नागरिक होता है जिसे राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिटीजनशिप उसे कहते हैं, नागरिकता उसे कहते हैं, सिटीजनशिप जिसके पास राजनीतिक और नागरिक अधिकार या आर्थिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। शरणार्थी कौन होता है? शरणार्थी को अंग्रेजी में रिफ्यूजी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा रिफ्यूजी कौन है? जो किसी देश में शरण लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिफ्यूजी कहा जाता है। जो किसी देश में शरण देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिफ्यूजी कहा जाता है। और हमारे यहाँ देखिए इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। कौन है? रोहिंगा है, रोहिंगा मुसलमान है जो कि म्यांमार से भगाए जा रहे हैं, जो म्यांमार से भगाए जा रहे हैं। ठीक, रोहिंगा मुसलमान हैं, इनको हम रिफ्यूजी कहेंगे, जो किसी देश में क्या करते हैं? शरण लेते हैं। विदेशी एलियन किसे कहते हैं? मित्र देश के हो सकते हैं और शत्रु, यहाँ मिस्र लिखा है, इसको मित्र कर लेना भाई, पीडीएफ में गलत है थोड़ा सा। मित्र देश के हो सकते हैं और शत्रु देश के हो सकते हैं। किसी देश में घूमने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और राज्य विहीन का नहीं, स्टेटलेस, जिसका कोई नहीं है, जिनके पास किसी देश की वैध नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, जिनके पास क्या होती है? किसी देश की वैध नागरिकता नहीं होती है। ऐसे जैसे सीरिया से बहुत लोग भाग करके जा रहे हैं, रह रहे हैं। म्यांमार में भी जैसे रोहिंगा है, इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं, ये भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नागरिक, शरणार्थी, विदेशी, राज्य विहीन, स्टेटलेस। सिटीजन, रिफ्यूजी, एलियन और स्टेटलेस। तो आपको व्यक्ति कानूनी आधार पर अगर पूछा जाए व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर के स्तर पे क्लास है, लेकिन समझ लीजिए अगर आपकी किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में कभी कोई चर्चा की जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल देखिए 4 प्रकार के होते हैं व्यक्ति, 4 प्रकार के होते हैं। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें एक सिटीजन होता है, जो सिटीजन होता है उसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। एक रिफ्यूजी होता है जो शरण लेता है किसी देश में, जैसे रोहिंगा है। और एक विदेशी होते हैं, मित्र देश के होते हैं, और शत्रु देश के जो किसी देश में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है,
और एक होता है शत्रु देश का तो बंधन बनाया जाता है, मित्र देश के घूमने आते हैं, और एक स्टेटलेस होते हैं जिनके पास कोई जगह नहीं होती है। ठीक, अब आइए हम चर्चा करते हैं आगे, अनुच्छेद के आगे बढ़ेंगे। अभी तो नागरिकता के ऊपर चर्चा कर रहे थे भाई, नागरिकता क्या है हमारी, नागरिकता कहते किसे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। आइए, अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग देख चुके हैं, अब 1 से 4 के आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन थे और किस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा गया, इन बिंदुओं का जिस अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद क्या है, 5। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो अनुच्छेद में 5 में क्या है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक, हाँ, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा गया या किसे भारत का नागरिक समझा गया। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसका जन्म भारत में हुआ होगा। ठीक, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो। तो मतलब संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या दोनों मान लीजिए भारत में उसका जन्म नहीं हुआ है, भारत की सीमा के अंतर्गत उसका जन्म नहीं हुआ है, या उसके माता पिता की किसी का जन्म नहीं हुआ है, वो अमेरिका से आया है और 5 साल पहले से, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसके 5 साल पहले से क्या हुआ, भारत में रह रहा है। बहुत सारे अंग्रेज इसी के आधार पर भारत में नागरिकता, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। तो वो क्यों रह रहे हैं, इसी के आधार पर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 में है। समझ में आ गया, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है? हाँ, तो समझ में आना चाहिए आप सभी को। ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों जिस किसी को भी दिक्कत होगी ना, वो सिर्फ सारे लोग चले जाओ, नेटवर्क में रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी रिंकी जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। प्रिया जी, चलो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। जी सरत्या जी, अनुच्छेद 6 में हम पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, अनुच्छेद 6। अब अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, अर्थात पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो कहां पर है, अनुच्छेद 6 में। समझ में आया, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कहां पर है, अनुच्छेद 6 में है। अब आइए देखते हैं कि पाकिस्तान से जो भारत आए किसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता, देखिए माता पिता, दादा दादी, या भारत का जो विभाजन हुआ है उससे पहले भारत का हिस्सा रहा हो कोई एक जो है। जी प्रिया जी, 19 जुलाई आप बता रही हैं, सही बता रही हैं। ठीक, 1948, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम भारत का विभाजन के बाद हम लोगों ने देखा 19 जुलाई की बात अभी चर्चा करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। कौन कौन व्यक्ति बन सकता है, कि यदि कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान से भारत आया है तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत के विभाजन से पूर्व भारत के नागरिक रहे हों या उसके किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हों। नोट यहाँ पे दिया गया है, यदि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आए हैं, 19 जुलाई भारत के विभाजन के बाद भारत आए हैं, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आए हैं, तो क्या प्रावधान होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो ऐसा व्यक्ति सामान्य रजिस्ट्रेशन, या क्या कहा जाएगा, एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, हमारी जो नागरिकता का ऑफिस है वहां पर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, भारत में का नागरिक बन सकते हो। लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले आपको 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य है।
तो बस आप इतना जानिए, आपके एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता संबंधित प्रावधान। लग रहा है क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा, नेटवर्क आ गया, आवाज बहुत रही है, आवाज बहुत रही, मेरी आवाज नेटवर्क में कुछ समस्या हुई थी। बिल्कुल नेटवर्क इशू आया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर जो है चालू हो गया नेटवर्क। ठीक, हाँ शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान हम देख रहे थे, तो मैंने बताया कि जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 5 है, उसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत का नागरिक किसे माना गया, और जो अनुच्छेद 6 है उसमें भारत से, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया। तो आप 5 और 6 दोनों देख लिए, आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 7 में क्या है, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो ऐसे व्यक्तियों के संबंधित नागरिकता संबंधित प्रावधान है जो पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। जो है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले, कब चले गए, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए। ऐसे व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 7 में है। तो क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। और वो फिर क्या हुआ, लेकिन वो बाद में भारत लौट आए, तो क्या उन्हें भारत का नागरिक माना जा सकता है, कैसे माना जा सकता है, इस चीज का विधान इसमें जिस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 7 है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है 1 मार्च 1947 से पहले कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, और वहां से वो फिर वहां उसको अच्छा नहीं लगा और फिर वो भारत वापस लौट आया। जब वो भारत वापस लौट आया तो उसकी नागरिकता संबंधी प्रावधान कैसे होगा, उसको भी 6 महीने क्या हो, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन से पहले 6 महीने कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। नेटवर्क जा रहा है यहाँ से, ठीक, हाँ उसे 6 महीने से क्या करना पड़ेगा, भारत में फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीने पूर्व रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नेटवर्क इशू बन रहा है, एक बार कोशिश करते हैं नेटवर्क हटा करके, सब गड़बड़ हो जाएगा अभी। नेटवर्क इशू थोड़ा बन रहा है, आप लोगों के पास आवाज कट रही होगी मुझे पता है। ठीक, आइए अनुच्छेद 8 में देखते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार। तो जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं, जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जिस अनुच्छेद में किया गया है वो कौन सा है, अनुच्छेद 8 है। क्या प्रावधान किया गया आइए देखते हैं। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार, कौन से व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके दादा दादी या माता पिता अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हों, अर्थात जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले उस व्यक्ति के दादा दादी या उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा और रजिस्ट्रेशन के, तो कैसे नागरिक बन सकता है, सामान्य रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा, एक सामान्य प्रक्रिया है, जाकर के हमारे जो है नागरिकता के ऑफिस में जाकर के जो है क्या कर सकता है, एक फॉर्म अप्लाई कर सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए आप लोगों के हिसाब से मैं परीक्षा को इस चीज को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत डिटेल में भी इसे बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 9 में क्या है, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को क्या कर दे, छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति की नागरिक तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अर्थात भारत की नागरिकता
क्या होनी चाहिए, किस तरह से भारत की नागरिकता, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, इस संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 9 में किया गया। अगर कोई व्यक्ति है और अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अभी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें जो है ये सब प्रावधान किए गए हैं। ठीक, आइए अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात कब तक हम भारत के नागरिक बने रहेंगे, किस स्थिति तक हम भारत के नागरिक बने रहेंगे, इसका जिस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 10। ठीक, आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो हमेशा बने रहेगा। ठीक, अभी उसके साथ कुछ प्रावधान है, मैं चर्चा करूंगा आगे कि नागरिकता कब छिन सकती है, उसका आगे प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन तथा उसकी समाप्ति के लिए नियम बना सकता है। तो किसको अधिकार है, किसी को भी भारतीय नागरिकता दे सकता है, किसी से भारतीय नागरिकता छीन सकता है, या भारत की नागरिकता से संबंधित नियम या शक्ति बनाने का, नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। तो सारी शक्ति भाई संसद के पास तो है। अब बताइए मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक, मेरी आवाज पहुंच रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी रिंकी जी बिल्कुल सही, जी नीरज जी आवाज पहुंच रही है, बिल्कुल प्रिया जी आइए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था ना, तो मैंने सोचा कि यही समस्या तो नहीं हो गई। अब एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे और लर्न करेंगे। यहीं पर रिवीजन करने के लिए पहले मिटा देता हूं। अब आप लोग बताओगे रिवीजन करेंगे, कल फिर रिवीजन करेंगे, लर्न हो जाएगा पूरा। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में क्या है, बताइए भाई जल्दी बताइए, आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय किस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अभी एक एक लाइन में एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल रिंकी जी आपने सही बताया। अनुच्छेद 6 में क्या है, अब एक एक लाइन में लर्न करो। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में, ठीक, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में। अब अनुच्छेद 7 में क्या है भाई, अनुच्छेद 7 में क्या है, बिल्कुल सही बताया प्रिया जी आपने। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भाई जो व्यक्ति, अब सरल शब्दों में लर्न करो, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, मोटा मोटा लर्न करो, फिर अनुभव के आधार पर आप लगाओगे, सारी चीजें लर्न नहीं रहेगी। जो भारत से कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। ठीक, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस लौट करके आ गए, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जिस अनुच्छेद में किया गया उसे अनुच्छेद 7 कहते हैं। तो अनुच्छेद 8 में क्या है, आर्टिकल 8 में बताइए भाई, आर्टिकल 8 में क्या है? बिल्कुल प्रिया जी आपने सही बताया, लेकिन अब 8 वाला बताइए, अनुच्छेद 8 वाला, भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। देखिए यहीं पर लर्न करना है आपको, तो भारत से लर्न तो कल कराऊंगा, मैं बढ़िया से लर्न कराऊंगा कल। जो भारत से बाहर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, भारत से बाहर रहे, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जिस अनुच्छेद में किया गया है उसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद 8 कहते हैं। अब अनुच्छेद 9 में क्या है भाई, अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 में है क्या है, भारत की नागरिकता, जो व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं वो भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं, जो व्यक्ति स्वेच्छा से।
अनुच्छेद 10 में क्या है? 10 में नागरिकता का बने रहना, बस करो। अब नागरिकता कैसी बनी रहेगी? हमेशा भारत का नागरिक रहेगा, कुछ प्रावधान है। और 11 में संसद को शक्ति है। 11 में क्या है? संसद को शक्ति है भारत की नागरिकता को संबंधी नियम या कानून बनाने की। तो अब हम समझ सकते हैं कि आप सभी जो है नागरिकता संबंधी बहुत सारे प्रावधान हैं जो आपको लर्न हो गए होंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक आप एकदम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। कर रहे हैं नहीं भाई? अनुच्छेद से 1 से 11 तक अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अनुच्छेद 1 से 11 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम पूरा 395 अनुच्छेद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप संविधान का प्रश्न देखते ही एकदम तुरंत मारोगे। आप पीसीएस का प्रश्न सॉल्व करोगे, देखना आप। मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ आपको, इतना सवाल समझा दे रहा हूँ कि आप अपने समझदारी से पीसीएस के क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। बस लास्ट तक बने रहो, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्लास को बीच में मत छोड़ना, ऑफलाइन मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ ऑफलाइन हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई आधी क्लास किए, एक दिन क्लास किए, 4 दिन नहीं किए तो वो उनके लिए गारंटी नहीं है। लेकिन जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए गारंटी है हमारी कि लास्ट तक बने रहो। और भाई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आप क्वेश्चन नहीं सही करोगे तो आप बताना, आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 तो देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये अधिनियम नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की बात करता है। क्या अर्थात कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है, कौन सा व्यक्ति भारत की नागरिक नहीं हो सकता है, उससे संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उस किसमें बनाए गए? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से नागरिकता? जन्म से, वंश के आधार पर, भाई हम इस मूल वंश हमारा यहीं का है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अभी हमने देखा, प्राकृतिक रूप से देशीकरण, भाई कोई क्षेत्र भारत में मिल जाए, इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? भारत का नागरिक बन सकते हैं। और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, अगर हम जीत लें कोई क्षेत्र, अपने अधीन बना लें, युद्ध के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा हमारे क्षेत्र में आ गया उस क्षेत्र, तो हम क्या, वहां के लोग क्या सकते हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एक पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एक एक चीज पर। हाँ, जन्म से नागरिकता का मतलब क्या है? 26 जनवरी या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी के बाद यदि किसी का जन्म भारत में होता तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि जन्म के समय माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन उसमें से ये प्रावधान किया गया था कि मदर और फादर, इनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत के नागरिक माना जाएगा जन्म के समय। और दूसरा, अवैध प्रवासी ना हो। मतलब जैसे अभी बताया मैंने, कानूनी रूप से 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और उनमें से नागरिक कौन होता है? अब आप अपना एकदम माइंड ओपन कर दीजिएगा तभी मजा आएगा। ठीक, अवैध रूप से प्रवासी ना हो, शत्रु देश के बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। हमारा कोई दुश्मन है और वो भारत में जन्म ले लिया है तब भी उसे भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। कोई जो है व्यक्ति ऐसा है जिसके पास वीजा वगैरह नहीं है, भारत में घुस आया है, अवैध तरीके से आया है और यहाँ पर उसके बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब एनआरसी को यहीं से जोड़कर समझना है आपको। जो मुस्लिम जो है इतने विरोध कर रहे हैं वो कौन से मुस्लिम है भाई? जिनके पास जो भारत का होगा वो तो होगा ही, जो नहीं होगा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, तो एनआरसी भाई जब किसी को दिक्कत नहीं तो क्या दिक्कत है विरोध करने की? लागू के चाहे एनआरसी लेकर के आए भारत सरकार, चाहे जो कुछ भी लेकर के आए। हालांकि हम इस पर ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमको आपकी परीक्षा के अनुसार देखना है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक, वंश के आधार पर नागरिकता किसको दी जाएगी? यदि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो, 2 पॉइंट दे दिया। 1950 के पहले भारत में पैदा हुआ हो या 10 दिसंबर 1992 से पहले, इनका कोई होगा भाई? फिर नहीं चलती थोड़ा।
हल्की पेन है ना, इसलिए नहीं चलती है तो बढ़िया। लेकिन चलो, भारत का नागरिक वंश के आधार पर बन सकता है। अगर इसके बीच है तो क्या करता है, वंश के आधार पर बन सकता है। उसके माता पिता में से कोई ना कोई भारतीय नागरिक रहा होगा, चाहे जहां पैदा हुआ हो, लेकिन भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा। कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 तक उसका जन्म हो गया हो। उसके बाद हो रहा है तो वंश के आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन द्वारा, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। केंद्र सरकार निम्न आधार पर पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। कैसा, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, मतलब 7 साल से भारत में रह रहा हो और रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो क्या हो सकता है, पंजीकरण कराया हो तो भारत का नागरिक बन सकता है। वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, कोई लड़की है, कोई किसी लड़की से कोई विदेशी नागरिक शादी कर लेता है तो भारत का नागरिक, या कि कोई लड़की जो है भारत की जो है शादी कर लेती है तो भारत का नागरिक बन सकती है। हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की आप जान लीजिएगा इसी तरह से आएंगी। जो कांग्रेस पार्टी है, मुखिया सोनिया गांधी इटली की है और भारत की क्या है, नागरिक हैं अब इस समय। और भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक कहीं पर अगर है और उसका नाबालिग बच्चा है तो भारत की नागरिकता उसे क्या कर सकती है, मिल सकती है। देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता, देशीकरण द्वारा क्या है भाई, कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है, वो जिस देश का नागरिक है वहां का देशीकरण विद्यमान हो। भारत की नागरिकता स्वीकार करने पर वो गृह देश की नागरिकता त्याग देगा। जहां का नागरिक है वहां का नागरिकता यदि त्याग दे और भारत की नागरिकता ले ले, वो आवेदन से पूर्व 12 मास तक भारत, 1 साल से पहले 1 साल पूर्व भारत में रह रहा हो। हालांकि ये सब आपको उतना ज्यादा नहीं जानना, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इसको समझा भी नहीं रहा आपकी परीक्षा से, लेकिन चूंकि अब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हमें समझाना जरूरी है। 1 साल पहले से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा, तो भारत की नागरिकता उसे क्या हो सकती है, अपने आप मिल सकती है। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, तो आप जानते हैं मैंने बताया कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को यदि भारत को में युद्ध द्वारा जीता जाता है तो वहां के सभी नागरिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये तो बहुत सरल सी बात है, इसको कोई जरूरत नहीं है जानने की हम लोगों को। हाँ, अब अगला है नागरिकता की समाप्ति। अब तक तो ये हुआ कि भाई हम नागरिकता कैसे, तो 5 बिंदु 6 बिंदु थे जो हम लोगों ने देखा। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कर सकता है, भाई हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, अब हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ की नागरिकता की, जाओ ठीक है, जाओ भाई, स्वतंत्र हो जीने के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप भाई भारत को बताए नहीं और किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कैसे समाप्त की जाएगी, फर्जी तरीके से यदि प्राप्त किया है, संविधान के प्रति अनादर, अगर आप हमारे संविधान को उल्टा सीधा कहते हो मैं संविधान को नहीं मानूंगा, संविधान में सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है क्या है, सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके अधिकार को मैं नहीं मानूंगा, उसका कहना मैं नहीं मानूंगा, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, आप राष्ट्र में हैं, भारत में हैं, तो भारत से संबंधित इतर बात न करिए। भारत में और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो भाई क्या कर दिए जाएंगे आप, तो आपको तो भारत की नागरिकता भी छीन ली जाएगी, प्लस जो है देशद्रोह के केस में आपको अंदर भी कर दिया जाएगा। तो ये भारत की नागरिकता है, इससे भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और एक प्रावधान और है, 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर रह रहे हो तब भी भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है। बाद में बहुत सारे प्रावधान में संशोधन हुए, आपको नहीं देखना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। डायरेक्ट हम 2016 में जो है देखेंगे क्या संशोधन हुआ है। उसी के बाद एनआरसी का मुद्दा आया है, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, कल करेंगे। लेकिन इसे 2019 में लाया गया, 2016 को कब लाया गया, 2019 में लाया गया। ये अधिनियम अफगानिस्तान, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समूहों, पाकिस्तान के रहने वाले 6 समूह जिनमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई को भारत की नागरिकता का प्रावधान करता है। अर्थात अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो भी हिंदू, सिख,
जैन, बौद्ध, पारसी रह रहे हैं, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2016 में प्रावधान लाया गया। अभी विरोध कहां पर है मैं उस पर चर्चा करूंगा 1 मिनट में, और थोड़ा सा बताऊंगा तो आपके मन में भी शंका निकल जाएगी जो है। ठीक है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है कोई व्यक्ति है 31 दिसंबर या उससे जिन्होंने, कोई व्यक्ति है और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया है, तो वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक बन सकते हैं। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें संशोधन किया गया, 334 में किया गया है। ठीक। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस 25 जनवरी 2020 तक थी पहले। पूर्व में इस आरक्षण की सीमा कहां तक थी, 2020 तक थी, और 2000 अब कहां तक बढ़ाकर कर दिया गया, 2030 तक कर दिया गया। 2030 तक रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाएगा तो रिजर्वेशन को रखा जाएगा, नहीं तो रिजर्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक। हालांकि रिजर्वेशन या कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है अब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो है कोटा निश्चित रहता था, उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि एंग्लो इंडियन नाम मात्र के हैं, जो है वो भारत में रहना नहीं चाहते हैं, वो ब्रिटेन में ही रहना चाहते हैं। इस आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। अब ये लोकसभा में जो है नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा संशोधन था। अब आइए जो सबसे डिस्कशन का बिंदु बना हुआ है, ये बना है कि भाई जो विरोध हो रहा था एनआरसी का इतना ज्यादा था, ये क्यों विरोध हो रहा था? ये विरोध इसलिए हो रहा था, देखिए 2019 में लाया गया है, उसमें ये लाया गया है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को यदि कोई है, कहां कहां का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, हिंदू है, सिख है, जैन है, उसे भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। इसको नहीं मिल पाएगी, मुस्लिम को नहीं मिल पाएगी। वहां से कोई मुस्लिम है, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इसी पर विरोध कर रहे हैं। अब भाई जरा समझो, अफगानिस्तान क्या है, मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश क्या है, मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ समस्या किसको है? हिंदू को है, सिख को है, जैन को है, बौद्ध को है, पारसी को है, ईसाई को है। कि मुस्लिम को समस्या है यहाँ पर मुस्लिम को समस्या नहीं है। इसलिए सरकार ने, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहां पर रह रहे मुसलमानों को जो है उनके संदर्भ में भारत ने ये नियम नहीं लाया। इसी को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और फिर भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए भी थोड़ा सा इसमें कल चर्चा करेंगे उस पर हम। ठीक, पहले अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को बंद कर देते हैं, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया।